नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब के मामले की जो जांच हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की समिति बना दी है। इस समिति के बनने का मतलब क्या है और इसके बाद भविष्य इस जांच का क्या हो सकता है, ये अनुमान लगाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 दिनों से जो अडानी साहब का शेयर ऊपर जा रहा है, इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती हैं, कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से खेल हो सकते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कमेटी कितनी कारगर होगी, इसको समझने के लिए हमको पहले उस पूरी कमेटी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। और इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि इसमें ओपी भट्ट साहब हैं, जेपी देवड़कर साहब हैं जो जस्टिस हैं, केवी कामत हैं, नंदन नीलकेनी हैं, सोमशेखर सुदर्शन हैं और जस्टिस एएम सप्रे सुप्रीम कोर्ट के इसको हेड करेंगे। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस कमेटी में हैं। अगर आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा ठीक है भाई, एक बहुत बढ़िया सतरंगी कमेटी, जिसमें ओपी भट्ट साहब एक पुराने बैंकर हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं और टाटा कंसल्टेंसी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नंदन नीलकेनी को आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी के दुनिया के शहंशाह हैं और जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। और उसके अलावा देश में जो आधार का पूरा ऑपरेशन है वो उन्हीं के अंडर में देखा जा रहा है। केवी कामत पहले आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन थे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे वो NABFID के चेयरमैन भी रहे, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के, और कई जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके भी चेयरमैन रहे हैं। सोमशेखर सुदर्शन जो है वो प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो रेगुलेटरी और कंप्लायंस इशू को लेकर है और सिक्योरिटी, लॉ, मर्जर, एक्विजिशन, कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह के ये एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा देवड़कर साहब जो हैं वो रिटायर्ड जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और पहले सिक्योरिटी जो जैसे एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है हर जगह की, देश में छोटी छोटी जैसे कोर्ट बना दी गई, जैसे NGT है, जैसे रेरा है, रेरा के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है अलग से। उसी तरह से ये सिक्योरिटीज़ को लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होती है उस और ट्रिब्यूनल है उसके उसमें है, यानी एक छोटी अदालत है जिसमें शेयर्स को लेकर अगर कोई आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो वहाँ अपील कर सकते हैं। जस्टिस AM सप्रे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के फॉर्मर जज हैं और एक्सपर्ट कमेटी अडानी हिंडनबर्ग केस की जो होगी उसको वो चेयर करेंगे। ये एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कमेटी में जब आप देखते हैं जो उसका कमेटी का जो मैंडेट दिखाई दे रहा है, जिस तरह के लोग इस कमेटी में शामिल हैं, उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई सारी की सारी जो रेगुलेटरीज है, नंबर 1। नंबर 2, जो बैंकों ने लोन दिए हैं वो जायज़ दिए हैं या नाजायज़ दिए हैं। मोटा मोटा ये सारा चीज़ उसी पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों पे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो हिंडनबर्ग ने कहा है उसके हिसाब से ये केस तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। गैरकानूनी तरीके से काले धन को बाहर भेजना या काले धन को कुछ अनलिस्टेड कंपनियों में ले जाना, उन कंपनियों के ज़रिए ऐसी कंपनियां जो शेल कंपनियां हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, उन कंपनियों का मालिक एक ऐसे व्यक्ति को होना जो अडानी साहब की कंपनियों में मैनेजमेंट में है ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का अडानी साहब की कंपनियों के बिहाफ पे बड़ी बड़ी डील करना और उसी व्यक्ति का उन अलग अलग कंपनियों के ज़रिए अडानी साहब के शेयर में पैसा लगाना और उसको ऊपर ले जाना। तो अगर कोई ये कंपनी है बाहर मॉरिशस की या किसी और देश की, वो भारत में अडानी साहब की कंपनी में पैसे लगा रही है और वो शेयर बिक रहा है,
तो इस मामले में ये कमेटी क्या करेगी? ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला एस्पेक्ट हो गया ना। अगर विनोद अडानी कहीं मैनेजमेंट पोजीशन में है ही नहीं तो उनके रोल की कैसे जांच होगी? अडानी कंपनियों की सिक्योरिटीज की अगर आप जांच करते हैं तो जब तक इस पूरे मामले का जब क्रिमिनल फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता, जब तक कि इन सारे मामलों को आपराधिक जांच के नजरिए से नहीं देखा जाता, इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स को शामिल नहीं किया जाता जो आपराधिक टाइप की चीजें हैं उनको पकड़ सकें, ये जांच कर सकें कि वहां की जो शेल कंपनियां उनको लेके वो सवाल कर सकें, तब तक तो वो कंपनी है जो मॉरिशस की कंपनी पैसे लगा रही है, उस कंपनी को आप भारत में बैठ के कैसे चैलेंज कर सकते हो? वो भारत की कंपनी नहीं है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अब ये कमेटी बन गई, इसने सेबी को कहा कि 60 दिन के अंदर आप जांच करके हमको दे दो, फटाफट जांच करो इस मामले की। तो जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो उसी सेबी की जांच से आने वाली है, जिस सेबी की जांच को बंद लिफाफे में जब भेजा जा रहा था कि इससे जांच करा लो, इससे जांच करा लो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। तो अब उसी सेबी की, उसी भारत सरकार की सेबी की संस्था जिसमें अडानी साहब के रिश्तेदार प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, अब आप ये मत कहना कि सेबी जो कमेटी बनाई है उसमें वो नहीं है। तो भैया बगल वाले केबिन में बैठते हैं। अगर आपके दफ्तर में कोई बगल वाले केबिन में आदमी बैठता है तो कैंटीन में भी तो राम राम दुआ सलाम होती है। कभी आप भी उसके काम आए होंगे, कभी वो भी आपके काम आएगा। तो जो भी ये आशंका है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी, लेकिन सेबी की एक जांच होकर वहां से आएगी, वो जांच सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी उस जांच के बाद आगे बढ़ेगी। इस बीच में हुआ ये है कि अब आप कोई भी बात करेंगे, राहुल गांधी संसद में कुछ बोलेंगे, सरकार कहेगी माफ कीजिए आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जांच चल रही है ऑलरेडी और मामला सब जुडिस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, माफ कीजिए, एक जज की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच चल रही है, इसलिए आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकते। यह मैटर एक तरह से ऐसा मैटर हो गया जिस पर ऑलरेडी जांच चल रही है, इसलिए आप चुप रहिए। तो जो आवाजें थी बार बार अलग अलग तरह से उठती थी, बीच बीच में चीजें आ रही थी, इन्वेस्टिगेशंस आ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, जिनके बाद नई नई खबरें आ रही थी, जैसे कितनी नई कंपनियां का मालूम हिंडनबर्ग के बाद पता चली, शेल कंपनियां अलग अलग मीडिया कवरेज में। अब तो ये हो गया कि भाई जांच हो रही है, चुप रहो। यही होगा ना कि मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं बोल सकती है। ऐसे खड़े होकर संसद में भी, ऐसे खड़े होकर बाहर भी सरकार बोल देगी। तो एक तरह से इस मामले में अडानी जी को फायदा हो गया कि मामला चर्चा से काफी हद तक बाहर हो गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स इस पर आती रहेंगी, मीडिया की फ्रीडम इस पर रहेगी। तो ये तो हुआ इस पूरी कमेटी बनने के जो एस्पेक्ट लग रहे हैं वो मुझे लग रहे हैं, और इसमें जो लंबे समय में जांच आएगी, उन जांचों में जब तक आप ये जांच नहीं करेंगे कि काला धन था, सफेद धन था, धन आया कहां से उस शेल कंपनी के, सारी जो बुरे अच्छे काम हैं वो तथाकथित जो शेल कंपनियां हैं उनकी जांच से पता चलेंगे। और वो शेल कंपनियां चूंकि शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं, इसलिए इसके दायरे में आती नहीं है। आप देखना है कि अगर हिंडनबर्ग के लोगों को बुलाती है कमेटी, आइए सदन में बयान दीजिए, अपना पॉइंट साबित करिए। अमेरिका में तो केस किया नहीं अडानी साहब ने, जहां पे जाके उनको खुद को साबित करना पड़ता, सबूत देने पड़ते। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो तो जानकारियां दे रहा है ना, उसके पास कोई सबूत तो है नहीं। अब उसको एक चीज साबित करने आना पड़ेगा। अगर जांच के लिए कमेटी बुलाती है तो वो फिर फंसेगा। तो कुल मिला के ये जो तस्वीर आई है सामने आई। अब अडानी साहब का शेयर क्यों चढ़ा, इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो कल मैंने आपको रात को जो बताया था वो खबर झूठी साबित हो गई। राइटर्स जैसी बड़ी संस्था की खबर थी, और मैंने कल आपको कहा था कि ये खबर जो है मुझे लगता है कि ये फेक है, प्लांटेड खबर है। अडानी साहब ने खुद ही सामने आके बोला। अडानी साहब को एक प्लांटेड खबर एक दिन के लिए चाहिए होती है, आप इसको समझिए। एक दिन के लिए एक प्लांटेड खबर आती है, उस प्लांटेड खबर के सेंटीमेंट से एक दिन बाजार उठ जाता है, दूसरे दिन एक और प्लांटेड खबर आ जाती है और उस खबर को अडानी साहब गलत बता देते हैं। पिछले 2-3 दिन से यही हो रहा है। लेकिन इसके बीच में शेयर बाजार तो सेंटीमेंट से चलता है, संवेदी सूचकांक टाइप का उसमें शब्द इस्तेमाल होते हैं, चढ़ जाता है।
पहले आया कि अडानी साहब को पैसा मिल रहा है वगैरह वगैरह, वो अपने माफ़ कीजिएगा शेयर छुड़ा रहे हैं बैंकों में गिरवी। फिर आ गया कि उनको $3 अरब का जो है कोई सॉवरेन वेल्थ फंड है सऊदी का, उससे पैसे मिलने वाले। कल रात को मैंने वीडियो में कहा था ये फेक है, आज अडानी साहब ने बोल दिया फेक है ना। अब उसके साथ एक और रिपोर्ट आ गई, उसमें ये कहा गया कि जो है वो, इसमें देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। राइटर्स रिपोर्ट फॉर सिक्योरिंग $3 बिलियन फ्रॉम सोवरेन वेल्थ फंड अडानी ग्रुप क्लैरिफाई दैट इट्स फॉल्स अकॉर्डिंग टू राइटर्स रिपोर्ट इंडियाज अडवाणी ग्रुप इन्फॉर्म्ड क्रेडिटर्स ऑन वेडनेसडे दैट इट हैज सिक्योर्ड $5 बिलियन लोन फ्रॉम अ सॉवरेन वेल्थ फंड। यानी इनका कहना यह है कि अडानी साहब ने जो है वो $5 बिलियन इनको मिल गए, उन्होंने बताया 3 से 5 बिलियन, लेकिन अब अडानी कह रहे हैं नहीं हमको कुछ नहीं मिला, खबर गलत है। खबर आती रहती है, बाद में वो खंडन कर देते हैं। इसके अलावा एक और खबर आई जो आई ब्लूमबर्ग से। अब आप बताइए कितनी बचकानी बात है, सेबी ने जांच शुरू ही नहीं की है। सेबी इंटरनल जो इस तरह की रोजमर्रा की जांच होती है वो कर रहा है, क्योंकि जांच का ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब जैसे सेबी का जांच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जब काम दिया उससे पहले ही ये खबर आती है जो ब्लूमबर्ग से प्लांट की जाती है, ये कहती है कि सेबी हैज़ नॉट फाउंड एनी इरेगुलरिटीज येट क्लेम्स रिपोर्ट, यानी अभी तक की जांच में कोई भी गड़बड़ छाला घोटाला अडानी जी की नहीं मिला है। उसमें रिपोर्ट में क्या है, सेबी इज क्लोजली इंस्पेक्टिंग द अडानी ग्रुप लिस्टेड फर्म्स, यानी बहुत नज़दीकी से बारीकी से ध्यान से जो अडानी की लिस्टेड कंपनियां हैं उनको सेबी देख रहा है, और वो जो है उनको देखने के बाद में अभी तक इसको कुछ नहीं मिला है। जब ये खबरें आएंगी भैया, शेयर बाजार सेंटीमेंट पे चलता है, उछल ही जाएगा। आज मैं आपको इसका एक और पहलू बताता हूं, जो तीसरे दिन की आज की बढ़त है, आज कंपनियां कैसे उछली हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझना है तो आप मनी कंट्रोल की इस खबर पे जाइए। ये खबर कह रही है, आफ्टर द ब्लॉक डील्स अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन शेयर्स ओपनड इन द ग्रीन एंड हिट 5% अपर सर्किट इन अर्ली ट्रेड। अब देखिए ये कह रहा है कि ब्लॉक डील्स के जरिए, इस शब्द को जरा दिमाग में रखिएगा, ब्लॉक डील्स के लिए जरिए अडानी ट्रांसमिशन के शेयर जो हैं और अडानी ग्रीन के, वो शुरू में ही 5% का अपर सर्किट हिट कर गए। अब ये ब्लॉक ट्रेडिंग क्या होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ब्लॉक ट्रेडिंग के, तो मैंने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल PDF निकाला है, जिसमें लिखा हुआ है अ सिंगल ट्रेड हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख क्वांटिटी है, क्वालिटी वो नहीं है, ये अमाउंट नहीं है। 5 लाख शेयर एक सिंगल डील में अगर कोई किसी को बेचता है, पहली चीज, या फिर 5 करोड़ रुपए की ये डील होती है, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। और इसकी ट्रेड विंडो भी अलग है। मतलब आप ये समझिए कि आप एक आदमी अडानी ग्रुप के शेयर कम से कम 5 करोड़ रुपए के किसी दूसरे आदमी को बेच देता है, इतने भर से अपर सर्किट लग जाता है। फ्लोट तो बहुत छोटा है, ये तो शुरू से चला आ रहा है, और अडानी साहब की जिंदगी में हरियाली ही हरियाली आ जाती है। तो अगर ये ब्लॉक ट्रेड के जरिए हिट कर रहा है मार्केट, इसका क्या मतलब निकाला जाए। आज भी अडानी को लेकर जो आम इन्वेस्टर है उसके अंदर सेंटीमेंट, उनका शको सुबह दूर नहीं हुआ है। क्या उनके मन में अभी भी संदेह है? क्या ब्लॉक ट्रेड के जरिए छोटे फ्लोट वाले शेयर्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है? अभी भी किया जा रहा है। और एक बात मान के चलिए कि अडानी साहब अगर इसको खेलना चाहें, इसको मैनेज करना चाहें, तो वो आदमी है जिसने 20,000 करोड़ रुपए का FPO मार्केट प्राइस से काफ़ी कम दाम में भी ओवर सब्सक्राइब करा दिया था। तब जबकि ताजी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब
तब जब वो 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ बेच सकता है, बाज़ार में 10 रुपए की चीज़ मिल रही है, वहाँ 8 रुपए में बाज़ार में मिल रही है और वो 10 रुपए में बेच सकता है, तो ब्लॉक ट्रेड कराना कौन सा बड़ा काम है। पुरानी वाली खबर पे जाइए, केतन पारेख वाली पे। केतन पारेख अडानी जी के शेयर खरीद लेते थे, अडानी जी केतन पारेख के खरीद लेते थे। 2 साल के लिए सेबी ने प्रतिबंधित किया था। उसके बाद दूसरे दिन वो भी उनके खरीद लेते, वो भी उनके खरीद लेते थे। तो इतने सालों में कुछ तो तकनीक नहीं विकसित की होगी जो पकड़ी ना जा सके। 5 करोड़ रुपए के शेयर ब्लॉक ट्रेड्स में खरीद सकते हैं आप। अगर 2, 3, 4, 5 करोड़ की डील लगा दी, 5, 7 लगा दी, 30, 40 करोड़ रुपया क्या होता है। तो इसलिए अभी भी जो है ना, जब एक बार संदेह किसी के ऊपर बढ़ जाता है तो बढ़ता चला जाता है। आश्वस्त मैं नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने आरोप जिस पे लग चुके हैं, आरोपों से भरा हुआ बंदा है, तो अगर 1% भी सही है उनमें से तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना तो हरियाली को देखकर, ना लाली देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर कम से कम कोई शेयर की डील ना करें। हमारे जैसे आदमी की तो बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि हमको बिल्कुल शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है। हम केवल फिर बार बार कह रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं खबर को। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये खरीद लो या वो बेच लो। हम आपको ये, हमको जो लगता है वो बता देते हैं, लेकिन ये मान के मत चलिएगा कि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है और हमारे कहने के बाद आप इस पर दांव लगा दो, उस पर दांव लगा दो। हमने आपको बताया था कि LIC का शेयर 1-2 दिन में ही बेचने की नौबत आ सकती है, मार्केट इतना नीचे गिर रहा है, बताया था ना। इसका मतलब ये था कि दूसरे दिन से मार्केट को गिरना चाहिए था तगड़ा वाला, या 1-2 दिन बाद। उसके आगे के 3 दिन में मार्केट ऊपर चढ़ा है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारी सलाह से खरीदारी करके फंस सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक चीज़, वहाँ 5 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि जिस दिन मैंने कहा उसी दिन के बाद से तो खबरें आनी शुरू हो गई ना। हांगकांग से खबरें प्लांट हो रही हैं, यहाँ से खबरें प्लांट हो रही हैं, झूठी खबरें आ रही हैं, ताकि मार्केट और गिरेगा तो LIC को शेयर बेचना पड़ेगा, तो उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने चाहा होगा ऐसी नौबत ना आ जाए, इसलिए इसको ऊपर ले जाने का काम शुरू हो गया। झूठी खबरें आई हैं, ये प्रमाण है। मैं तो नहीं जान सकता था ना झूठी खबरें आएंगी, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे कहने पे ट्रेड व्रेड मत कर डालिएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।